द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लास भी आपको शुरू होने वाली है, जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई है, तो आप इसके लिए सॉरी है। आपको आगे रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और आप फिजिक्स में अब कुछ पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए जितना पढ़ाया जा रहा है इसको आप विश्वसनीयता के साथ पढ़िए। अगर आप डेली का डेली तैयार कर ले रहे हैं तो कहीं से कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अंक बदल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, ये हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स के सवाल टफ नहीं है बेटा, हम लोग टफ बनाए हुए हैं, मान के अवधारणा बना लिए हैं। आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फार्मूला थोड़ा ठीक से तैयार होगा। और ये देखने की कोशिश करो कि फार्मूले जो सवाल दिया है उस सवाल में क्या क्या चीज़ें दिए हैं, यानी गिवन दैट क्या है, उसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है। जब इन मान इनके नोट करना शुरू कर दोगे फिर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जब आप ये जान जाते हैं, डेरिवेशन आप कर ले रहे हैं, फार्मूला आपको याद है, उसके बाद आप क्यों नहीं मान रख पाते हैं। मान रखने के दो तरीके हो जाते हैं। आप एक तो उसके राशि के नाम से मान ज्ञात कर लेंगे, कौन कौन सा दिया है, कौन सा नहीं दिया है, कौन सा निकालना है। या फिर आप जितनी राशियां दी गई होती हैं उनको मात्रक की सहायता से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। ये मान के चलेंगे कि अंतिम में आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल से डर आपका ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, बहुत देखा हमने, बहुत टीचर्स भी हैं, बहुत आपके साथ में सहपाठी भी हैं आपके, जो कहते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़े बगैर काम हो जाएगा। बेटा वो समय था पहले जब हम न्यूमेरिकल के बगैर काम चल जाता था थ्योरी डेरिवेशन से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 40-50 नंबर हमें लाने हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल कंपलसरी करना ही पड़ेगा। अब वो आप कैसे लगाएंगे, तो आप हमारे साथ धीरे धीरे सीखिए। बस ये जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए और साथ साथ में अपना अभी से एक फार्मूला बैंक भी बनाते चलिए। इधर उधर के भरोसे ना रहिए कि हम विद्या से देख लेंगे या कहीं और से देख लेंगे। अपना हैंड रिटन जो होता है, अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें फार्मूले को लिखिए और डेली पढ़ने से पहले एक बार फार्मूले को देखिए क्या क्या फार्मूले थे। और आप, हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, लेकिन आप न्यूमेरिकल करने की आदत डालिए अगर आप सोच रहे हैं अच्छे रैंक लाने की तो। और आगे अगर आपको पढ़ाई करना है बेटा तो सवाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको थ्योरी यहीं बोर्ड पेपर के बाद समाप्त हो जाती है। सारा खेल न्यूमेरिकल का ही बचता है। तो चलिए देखते हैं। इधर हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में अपेक्षित विद्युतशीलता समझ लिए थे। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेंगे कि मान लेते हैं कि दो आवेश, एक Q1 एक Q2 r दूरी पर, अगर ये निर्वात में है, किसमें है, निर्वात या वायु में, तो इसकी हम मान लेते हैं कि जो वैद्युतशीलता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। अगर इनके बीच लगने वाला जब बल लिखा जाएगा तो क्या आएगा, कूलॉम बल 1/4 एप्सिलॉन 0। इसको हम लिखते हैं Q1 Q2 अपान में r²। ये तो आपको क्लियर है पहले से, ठीक। अब इन्हीं आवेशों को हम कहाँ रख दे रहे हैं, जो आवेश हमारे Q1 Q2 है, इन्हीं Q1 और Q2 को हम एक माध्यम में रख दे रहे हैं जिसका वैद्युतशीलता हम मान लेते हैं इनको हम कहाँ रख देंगे, एक माध्यम में रखेंगे। और मान लेते हैं कि जिस माध्यम में रख रहे हैं, किस में रख दे रहे हैं, अब इसको हम एक माध्यम में, और मान लेते हैं कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है। तो इसके लिए अगर बल का फार्मूला लिखेंगे तो F बराबर क्या बन जाएगा, 1/, माध्यम में लगने वाला बल FM मीडियम लिख लेते हैं, ठीक। 1/4 इसको हम एप्सिलॉन लिख देंगे, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब इन्हीं दोनों आवेशों को, यानी जब F को हम FM से भाग कर देंगे, क्या करेंगे, जब हम F को FM से क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, भाग कर देंगे, तो देखिए रिलेशन क्या निकल आता है। क्योंकि रिलेशन आपको निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि आगे सवाल इसी पे लगने हैं, क्लियर। अब अगर देखेंगे FM को हम क्या करें, F से भाग कर दें, यानी माध्यम में जो लगने वाला बल है उसको हम भाग कर दें, किससे, सॉरी, जो आपका निर्वात में जो लगने वाला बल है उसको हम भाग कर दें, किससे, FM से। अब F देखेंगे तो क्या आया, 1/4 एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और माध्यम में लगने वाला बल का फार्मूला क्या है, तो 1/4 इसको हम कह रहे हैं एप्साइलन, ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हम लोग पता है कि चौथा बटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब चौथा बटा पलट जाता है तो F/FM यानी माध्यम में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 एप्साइलन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो 4 एप्साइलन Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब ये देखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, Q1 Q एक सेकेंड। अब ये जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 हो जाएगा। ये Q1 Q2 आर से आर कट जाएगा। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 एप्साइलन, 4 से 4 कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि F अपान जो FM बच जाता है वो क्या हो जाएगा, एप्साइलन अपान एप्साइलन 0। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एप्साइलन है, जैसे यहाँ लिखा है, इस एप्साइलन अपॉन जो एप्साइलन 0 आया है, इसको जो एप्साइलन है इसको हम बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। और जो ये लिखा है इसको एप्साइलन 0, इसको हम बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं या एप्साइलन R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी निकल के आ गया कि इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, K या फिर किसके बराबर है, एप्साइलन R के बराबर है। क्लियर है, इसको अगले पेज में समझते हैं और सवाल इसी तरीके से लगाना होगा आगे। अगला पेज जैसे ये कह रहा है, इसमें आप देखेंगे तो क्या लिखा है, ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, निर्वात और वायु में अगर स्थित हैं तो इनके बीच क्या है, बल F है। जब इनको माध्यम में रखा जाएगा, जैसे अभी हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं कि निर्वात वायु में लगने वाला बल F, माध्यम में लगने वाला बल FM बराबर क्या आएगा, परावैद्युतांक। अब अगर हम माध्यम में लगने वाला बल निकालें FM, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर K इंटू क्या बन जाएगा, FM माध्यम में लगने वाला बल। अगर हम माध्यम में लगने वाला बल निकालेंगे तो ये बराबर क्या मिल जाएगा, F अपॉन K। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम FM बराबर इसी को निर्वात वायु में लगने वाला बल लिखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ, यही तो बनता है 1/4 एप्साइलन। अब ये K आ जाएगा इसमें, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। अब आप ये समझ गए आज कि हम यहाँ पे डिवाइड, यानी लोग बोलते थे K से मल्टीप्लाई, नीचे K से हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो माध्यम में लगने वाले बल का फार्मूला है, जो माध्यम में लगने वाला बल का फार्मूला है वो क्या होता है, निर्वात या वायु में लगने वाला बल बटे में परावैद्युतांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। बात क्लियर। आगे देखिए, यही यहाँ लिखा है कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है, R दूरी पर है, तो जो उनके बीच बल लगेगा वो कौन सा होगा। अगर हम निर्वात या वायु में मानते हैं यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, ये माध्यम में मानते हैं तो ये, तो यही हमारा क्या हो जाता है, माध्यम में। अब आप याद रखेंगे कि माध्यम में लगने वाला बल बराबर निर्वात या वायु में लगने वाला बल बटे में क्या होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्लियर। देखिए इसी पर अब देखेंगे आप कि माध्यम हम लोगों का अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, हम लोगों का, जैसे आप देखेंगे कि हम लोगों का माध्यम अलग अलग हो सकता है। माध्यम का मतलब, जैसे आप यहाँ क्लास में बैठे, जब आप यहाँ क्लास में बैठे तो आपका माध्यम अलग है। जब आप कॉलेज चले जाएंगे तो माध्यम अलग होगा। जब आप दोस्तों के साथ मजे कर रहे होंगे, हंसी मजाक चल रहा होगा तो माध्यम अलग होगा। पिताजी के साथ बैठ जाएंगे तो माध्यम अलग होगा। हम लोग दोस्तों के साथ होते हैं, जिन जिगरी यारों के साथ तो धूम धड़ाका मचाते हुए चलते हैं, चिल्लाते हुए, मौज मस्ती करते हुए। लेकिन कई बार उसी रास्ते से जब हम पिताजी के साथ निकलते हैं और वही जिगरी यार सामने से आता है तो हम लोग सोचते हैं कि आज ये हमें आवाज़ ना दे तो ज़्यादा बेटर है, तब हम चुपके से निकल जाते हो, बोलेगा भी और भैया, लेकिन हम उसको इग्नोर करके निकल जाते। उसी तरीके से मतलब ये हुआ, हमारा स्थिति तय करता है हम कहाँ हैं, उस तरीके से हम बिहेव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आवेश हमारा है वो आवेश किस माध्यम में रखा गया है उसके हिसाब से उसका परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे माध्यम की बात करें तो हम लोगों के लिए जो माध्यम हो सकता है वो माध्यम कौन से हो सकते हैं, या तो माध्यम कोई कुचालक बनेगा, क्या बनेगा, या तो माध्यम कोई कुचालक बनेगा,
या तो माध्यम आपके लिए कोई सुचालक बनेगा, और सुचालक को ही हम क्या कहेंगे, धातुएं भी बोल सकते हैं। क्लियर। या तो माध्यम हमारा क्या बन जाएगा, निर्वात या वायु होगा, यानी कोई स्थान जहाँ पे हम आवेशों को रख रहे हैं, या तो उन दो आवेशों को किसी कुचालक पदार्थ का माध्यम होगा वहाँ रख रहे हैं, या तो कोई धातुएं होंगी वहाँ हम इनको प्लेस कर रहे हैं, या हो सकता है निर्वात या वायु की उपस्थिति हो वहाँ इनको हम प्लेस करेंगे। तो प्रत्येक स्थिति में इनके मान अलग अलग होते हैं और ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो कहीं भी बोला रहेगा कुचालक है तो याद रखेंगे कुचालक के लिए, यानी कुचालक माध्यम अगर है तो उसके लिए जो प्रावैधुतांक के का मान होता है वो सदैव 1 से क्या होता है, बड़ा। जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, जिधर बंद वो छोटा। अगर पूछा जाए सुचालक या धातुओं के लिए तो आप याद रखेंगे के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। अब कई बार धातुओं में नाम दे देगा, सोने का बताओ, चांदी का बताओ, तांबे का, तो जब नाम दे दिएगा धातुओं का तो भी आप समझेंगे कि धातु है या कोई सुचालक माध्यम बोला जा रहा है। तो ये अच्छा ध्यान रहे, कुचालक को कई बार आपको विद्युत रोधी भी बोला जाएगा। क्या बोल दिया जाता है, विद्युत रोधी भी बोला जा सकता है। क्लियर। तो विद्युत रोधी माध्यम बोले, कुचालक माध्यम बोले, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर। निर्वात या वायु होता है तो इसके लिए के का मान कितना होगा, 1। तो आप बात याद रखेंगे किसके लिए, बोलिए किसके लिए, अगर कुचालक या विद्युत रोधी है तो परावैद्युतांक का मान के का मान 1 से बड़ा। अगर यानी 1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। अगर सुचालक हो जाए या कोई धातु माध्यम बन जाए तो जो के का मान होगा वो अनंत होगा। और अगर निर्वात या वायु बन जाता है तो के का मान 1 के बराबर होगा। यही चीज़ आपका यहाँ लिखा गया है, पीडीएफ में आप देख सकते हैं। क्या है, कुचालक पदार्थ जितने भी होंगे सभी कुचालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 से अधिक। जितने भी सुचालक होंगे इन धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत। निर्वात या वायु के लिए देखेंगे तो के का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, पूछा जाता है, याद रखिए इसके लिए। अगर कुचालक माध्यम या विद्युत रोधी पदार्थ बोला जाए तो के का मान 1 से बड़ा, छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा चाहे जितना हो। दूसरा अगर पूछा जाए धातुओं के लिए तो अनंत। निर्वात या वायु के लिए कितना, तो निर्वात और वायु के लिए कितना होगा, 1। क्लियर, आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, कई बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि 1 नंबर आता है यहाँ से क्वेश्चन और आगे सवाल में भी हेल्प करता है। देखिए इसी पे क्वेश्चन आ गया। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये 2023 के सेट किस में आया। देखिए 2023 के सेट नंबर 1 जिसका पेपर कोड था BS। अब देखिए अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि परावैद्युतांक पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, वायु का। किसका पूछा गया, देखेंगे आप जरा, यहाँ कह रहा है कि वायु का परावैद्युतांक के। अभी हम लोग जस्ट देख के रहे हैं कि निर्वात और वायु के लिए अगर परावैद्युतांक की बात करते हैं तो निर्वात और वायु के लिए परावैद्युतांक के का मान किसके बराबर, 1 के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ लिखा 0 ना जी, 0 तो किसी का होता नहीं, -1 भी नहीं होता है। अनंत तो हम लोगों को पता है किसके लिए होता है, धातुओं के लिए। किसके लिए है ये, अगर धातुओं या सुचालक के लिए पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, D। लेकिन हमसे पूछा है कौन से, वायु के लिए। और निर्वात और वायु के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 के क्या होगा, बराबर। उसमें भी कौन सा, +1 के बराबर। -1 मतलब 1 से छोटा हो जाता है। क्लियर, नोट कर लेंगे इसको। आगे देखिए अगला, देखिए फिर कह रहा है, फिर उसी पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए उसको उठाया गया क्वेश्चन को आपके। इसमें कह रहा है कि कोई कुचालक, अब हम आपसे पहले होता है चाहे कुचालक बोले और चाहे विद्युत रोधी बोले, तो कुचालक और विद्युत रोधी के लिए पक्के का मान हो सकता है। अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई कुचालक है या विद्युत रोधी बोला जाए तो इन दोनों के लिए अगर हम बोले तो कहा जाता है के का मान 1 से सदैव बड़ा होगा। यानी 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। ऑप्शन आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन देखेंगे -3। अब -3 1 से क्या है, छोटा है। 0 भी 1 से क्या है, छोटा है। 0.7 भी 1 से क्या है, छोटा है। तो क्या है, 6 1 से क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर यही होगा, कुचालक के लिए के का मान क्या होगा, इस ऑप्शन के क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी यानी कि 6 होगा। क्योंकि 1 से यही एक ऑप्शन है जिसमें इसका मान जो है के का वो 1 से बड़ा दिया है, बाकी सब में क्या है, छोटे हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 2 बिंदु आवेश हैं जिनके बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल लगता है।
यदि आवेशों को के परावैद्युत वाले माध्यम में रख दिया जाता है तो वह बल हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि जब लगने वाला बल दिया हो और आपको किसी माध्यम का कोई जिक्र ना किया गया हो कि कौन सा माध्यम है, तो आप निर्वात या वायु कंसीडर करके चलेंगे, यानी मान करके चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पहले कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब ये निर्वात या वायु में लगने वाला बल है। अब कह रहा है जैसे मान लो ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, बीच की दूरी R, अगर ये कहाँ रखे हैं, निर्वात या वायु में है। किस में है, निर्वात या वायु में, तो बताया जा रहा है कि लगने वाला बल कितना है, F है जी। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं आवेशों को हम कहाँ रख दें, उतने ही दूरी पर, लेकिन एक ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब हम लोगों को पता है कि इसमें जो लगने वाले बल को हम लोग बोल देते हैं F, हम माध्यम में लगने वाला बल। तो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ जो माध्यम में लगने वाला बल, तो डायरेक्ट फार्मूला भी हम लोगों को पता है कि F क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला बल बटे में परावैद्युतांक के बराबर। ठीक। अब हम लोग मान लेंगे माध्यम में लगने वाला बल F है, निर्वात में दिया है F और ये क्या दिया है, K। तो जो हमारा माध्यम में लगने वाला बल होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, KF तो होगा नहीं, F/K भी नहीं होगा, कौन सा होगा, तो F/K। कौन सा हो जाएगा, F/K। कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। अगर निर्वात या वायु में लगने वाला बल दिया है, किसी माध्यम में रखा जाएगा जिसका परावैद्युतांक K है, तो K से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है बल को। माध्यम का नाम नहीं दिया है तो आप ये मान के चलेंगे निर्वात व वायु है। ठीक। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सुंदर क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान है। जब आप इनको ऐसे लगाते हैं तो 50% जो बच्चे होते हैं वो तुक्का लगाते हैं कि इसमें कौन सा सही गाता है। अगर तुक्का सेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट अगर आप समझे हैं, फिजिक्स में सब कुछ कंसेप्ट पे है, तो आप सवाल लगा लेंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या दिया है, कह रहा दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल लग रहा है, और आप देखेंगे कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। कहाँ रख रहे हैं, निर्वात या वायु में। अब कहा जा रहा है आगे, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी, ध्यान दे दूरी ना बदल रही हो, ना आवेश का मान बदल रहा हो, दूरी पर रख देते हैं तो कितने न्यूटन का बल, 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो पूछ रहा माध्यम का परावैद्युतांक होगा, क्या पूछा गया, माध्यम का परावैद्युतांक होगा। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कह रहा है कि निर्वात या वायु में लगने वाला बल दिया है आपको, बोलिए निर्वात या वायु में कह रहा है कितना लग रहा है, तो 80 न्यूटन लग रहा है। क्लियर। आगे कह रहा है जब इसको माध्यम में रख देते हैं, जब माध्यम में रख देते हैं तो लगने वाला बल कितने न्यूटन, 8 न्यूटन। क्लियर। अब कह रहा है कि जिस माध्यम में रखे हैं इस माध्यम का परावैद्युतांक K का मान कितना होगा। तो क्या हम लोगों को फार्मूला सबको पता है, क्या होता है कि जो माध्यम में लगने वाला बल है Fm, वो किसके बराबर, निर्वात में लगने वाला बल बटे में K के बराबर। अब यहाँ देखें तो F निर्वात, F माध्यम दिया, हमें K निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इधर आएगा, F माध्यम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो निर्वात बटे F क्या आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा। बोलिए। अब यहाँ आप देखेंगे तो K बराबर F निर्वात का मान कितना दिया, 80, माध्यम साफ साफ कह रहा है कितना दिया है, 8। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 8 × 8, 8 × 80, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, K। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर जिसका एक ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K है, तो जो लगने वाला बल है वो 80 से घटकर कितना हो जाएगा, 8। अच्छा एक बात ये भी ध्यान देंगे कि हम लोगों को ये देखें कि निर्वात या वायु में जो लगने वाला बल है वो F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। नोट कर लीजिएगा, बता रहे अभी क्या है इसमें कंसेप्ट। दूसरा अगर कह दें कि हम माध्यम में लगने वाला बल, तो हम इसको कह रहे हैं 1/4πε, जो यहाँ K से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, Q1 Q2/r²। अच्छा ये देखेंगे, अब थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश करें हम, तो हम ये लिख सकते हैं माध्यम में 1/K × 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बोलिए, क्लियर है इतना। अब यहाँ हम देखें तो जो ये पूरा मान है वो इसके बराबर है,
इसका मतलब माध्यम में जब भी बल रख रहे हैं तो ये इसको हम कुछ भाग करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है। इसका मतलब आप ये याद रख लेंगे कहीं, ये तो सवाल हो गया क्लियर। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा पहले, तो के बराबर -10 नहीं आएगा, कितना आएगा +10 आएगा। क्लियर, मतलब आपको यहाँ पे एक टर्म ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो आवेश निर्वात या वायु में स्थित हों तो इनके बीच जो बल लगा है, तो इनके बीच लगने वाला बल जो भी है, मान ले F है। क्लियर, लेकिन जब इसे किसी माध्यम में रखा जाता है, जब इसे क्या रख दिया जाए, के प्रावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, के प्रावैद्युत माध्यम में रख देते हैं, जब इसे के प्रावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो हम देखेंगे माध्यम में लगने वाला बल जो होता है वो 1/k बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माध्यम में किसी भी आवेशों को रखा जाएगा तो माध्यम में जो लगने वाला बल है वो बल सदैव घटेगा। कब घटेगा, सदैव घटेगा। लेकिन कब, जब माध्यम क्या कर दे, हम कुचालक, क्या करें, कुचालक, यानी दो आवेशों के बीच अगर कुचालक माध्यम भरेंगे तो निर्वात और वायु में जो भी बल पहले लग रहा था उससे बल अब क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि कुचालक के लिए के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होगा, तो जब भी भाग करेंगे तो मान कम आएगा। बात क्लियर है। निर्वात वायु में कोई आवेश हैं, उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखेंगे तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल सदैव घटेगा। कारण क्लियर है, क्यों घटेगा, क्योंकि हम हमेशा के से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बात क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए उसी कंसेप्ट पे है आपका परावैद्युत माध्यम और कूलाम के नियम को मिक्स करके। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा के प्रावैद्युत माध्यम है। देखिए के प्रावैद्युत माध्यम वाले, प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में दो बिंदु आवेश रखा है तो बल F1 लग रहा है। माध्यम बदल देते हैं तो F2 हो जाता है। जो भी माध्यम चेंज किए उसका पूछ रहा है प्रावैद्युतांक K2 क्या होगा। क्लियर, पहले को K कह दिया है, दूसरे को हम K2 भी मान सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप K1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं कि जो माध्यम चेंज किया उसका परावैद्युतांक K1 क्या होगा। अब हम लोगों को ये बात क्लियर है कि Fm बराबर होता है F/K। अगर वहाँ से आप पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, कई बार गलती होने के चांस होते हैं। तो जब इस तरीके के सवाल आए तो आप प्रॉपर फार्मूला लगाइए। जैसा कह दे रहा है कि दो आवेश हैं Q1 Q2 मान लो, एक दूसरे से R पर, परावैद्युत माध्यम K है, तो आप बताइए इसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है। तो यही आता है 1/4πε0। हम लोग जो भी परावैद्युत माध्यम है वो यहाँ लिख देते हैं और आवेश आ जाता है Q1 Q2/r²। बोलिए, यहाँ से अगर हम K को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हम ये लिख सकते हैं, Fk बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जी बोलिए, ये तो हम लिख सकते हैं। मान लीजिए समीकरण, ये तरीका है, कई सवाल पूछे जाते हैं तो आप ऐसे करिए। 1 मिनट का टाइम दीजिए पेपर में, आंसर रखिए, आप गलत न करके टिक करके आए। दूसरा अगर आप देखेंगे कह रहा है माध्यम बदल दे रहे हैं। अब जी लो, माध्यम बदल दे रहे हैं, आवेश वही है Q1 Q2, दूरी R है, मान लेते हैं हम माध्यम K1 कर दिए। जब माध्यम K1 कर दिए जी तो इसके लिए अब हम लोग बल का फार्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, माध्यम जब हम लोग K1 कर देंगे, मान लो माध्यम में लगने वाला बल, बोलिए यही तो लिखेंगे 1/4πε0, या माध्यम से पहले का जो बल था वो कह रहे हैं यहाँ F1 है तो इसको हम लोग F1 डिनोट कर देंगे और इसको F2 कह देंगे माध्यम में। अब यहाँ पे माध्यम हम लोग मान लिए परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक K, तो हम लोग K1 लिख दे रहे हैं, K1 मान लिए। तो अब आवेश क्या आएगा, Q1 Q2/r²। K1 को जरा आप सेपरेट कीजिए तो F2 बराबर K1, क्या ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बोलिए, अब अगर ये चीज़ आप लिख सकते हैं तो क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ये हम देखें तो ये पूरा समीकरण 1 के बाएं पक्ष के दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। अगर ये इसके बराबर है तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और जब हम ये लिख सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, F2 बराबर F1K और अपान में K1। हमसे माध्यम का परावैद्युतांक यानी K1 पूछा है, तो जब K1 इधर आएगा तो F2 नीचे चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं F1/F2 × K।
बोलिए ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा इसमें? तो अब आप मैच करा सकते हैं। कौन सा मिल जाएगा? F1/F2 कहाँ पे लिखा है? तो ये F1/F2 और K में क्या लिखा है? ऊपर K लिखा है, तो ऑप्शन यही सही होगा। तो इस तरीके का सवाल आएंगे। तरीका समझ में आया? जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को आप लिखते चले जाइए। एक बस याद ध्यान रखना, यहाँ ये सेपरेट कर लेंगे और जैसे सेपरेट करेंगे तो इसको जैसे इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे और जैसे बन जाए तो इसके स्थान पे ये मान रख देंगे तो हमें ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। लिख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन आते हैं 2025 में ही आया है, ध्यान रहे, रिसेंटली ही। अगला देख लीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन है। अगर आपके पास तरीका आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ये तो हमें समझाने में टाइम लग रहा है, आप देखेंगे 2 लाइन लिखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम चूंकि हमें समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, पर हमें करना हो तो हम देख के बता देंगे कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर? अब इसमें कह रहा है 2 बिंदु आवेश, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर यानी टाइपिंग एरर हुआ है। आवेश ये कहाँ पे है? K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो लगने वाला बल जी यहाँ पे क्या है? F1 या F कह लो। फिर कह रहा है यदि परावैद्युत माध्यम बदल दिया जाए तब इनके बीच, यानी यदि कह रहा है यदि K2 माध्यम का परावैद्युतांक, किसका कर दे? K2 माध्यम का परावैद्युतांक कर बदल कर, सॉरी यहाँ लिख दे बदल कर, ये बदल कर क्या कर दिया जाए? माध्यम K2 हो जाए, तो इनके बीच लगने वाला बल, यानी अब माध्यम में पूछा लगने वाला बल K1 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक में रखे हैं, मतलब ये 2 बिंदु आवेश K1 Q2 बीच की दूरी R, माध्यम क्या है? K1। क्लियर? जब K1 माध्यम है तो कह रहा है लगने वाला बल अभी के लिए क्या है? F। अच्छा इस बल F का मान लिखने की कोशिश करो तो क्या जो F का मान आएगा, अगर माध्यम K1 है तो क्या फार्मूला यही तो बनेगा 1/4πε0। यहाँ क्या लिख देंगे? K1 है तो K1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या आवेश Q1 Q2/R²। K1 को इधर सेपरेट करना चाहें तो क्या F K1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² लिख सकते हैं। बोलो जी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? K2। आवेश वही है, दूरी वही है, माध्यम हम K2 कर देंगे, तो पूछ रहा है कि जो माध्यम होगा इसमें जो लगने वाला बल है वो अब क्या होगा? लगने वाला बल क्या होगा? तो आप इस कंडीशन के लिए जब आप लिखेंगे, इस कंडीशन के लिए फार्मूला, तो आप बताइए, यही तो लिखेंगे कि जो F माध्यम में लगने वाला बल है 1/4πε0, माध्यम कह रहा है K2 कर दिया गया परावैद्युतांक, तो हम K2 लिख देंगे। क्लियर? आवेश Q1 Q2 वही है, बीच की दूरी वही है। अब आप इसको थोड़ा सा इसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। समीकरण 1 जब इसके ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम 1/K2 सेपरेट कर देंगे। जब हम 1/K2 सेपरेट कर देंगे तो बताइए जी बचा क्या यहाँ? 1/4πε0 और क्या बच जाएगा? Q1 Q2/R²। अब आप थोड़ा सा देखेंगे समीकरण 1 को कंपैरिजन कराने की कोशिश करें तो क्या 1/4πε0 Q1 Q2 क्या ये बराबर है समीकरण 1 के? बोलिए जी। और अगर ये समीकरण 1 के बराबर है तो क्या आप बताइए इसके जगह पे क्या F1 यानी F1 के लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माध्यम में लगने वाला बल क्या बन जाएगा? F K1/K2। इसी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो K1 को पहले लिखा गया, अपान में K2 लिखा गया और यहाँ क्या लिख दिया गया? F लिख दिया गया। बोलिए क्या ऑप्शन कौन सा आएगा? जो लगने वाला बल है वो K1/K2 इंटू क्या आएगा? F। अब आप बताइए, ये 2022 में भी आया। अब आप इसी कंसेप्ट पे देखेंगे 4-5 सवाल हम लोग कर चुके और ये सवाल लगातार आते हैं। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? करना क्या है, दोनों आवेश जो भी दिए हैं कह रहे हैं उन माध्यम को लिखो। हम कूलाम बल का फार्मूला लिखेंगे, एक को सेपरेट करके दूसरे को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, हमें ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, कोई तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग आगे पहुंच चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ लिए एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करेंगे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आप तक कहीं कहीं पर भी कूलाम बल होगा तो जब आपसे कहा जाएगा 2 बिंदु आवेश R दूरी पर है, ध्यान रहे अभी के लिए माध्यम क्या है? निर्वात या वायु। क्या है? निर्वात या वायु।
तो इसके लिए हम लोग बल का फार्मूला लिखते हैं, कूलाम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। क्लियर। Q1 Q2 जहाँ आवेश है, r क्या है दूरी, F क्या है लगने वाला बल। अगर कह दिया जाता है कि Q1 Q2 r दूरी पर एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है k है। परावैद्युतांक जी क्या है k है। अगर परावैद्युतांक k है, अब इनके लिए जब बल लिखेंगे माध्यम में तो फार्मूला क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। के ये क्यों लिखते हैं यहाँ, ये बात आपको क्लियर है। अगर कह देगा कुचालक माध्यम हुआ तो सदैव याद रखना बल घटेगा क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा हम लोग देख लिए कि किसी भी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाला बल बटे में परावैद्युतांक के बराबर। यह हम पढ़ चुके हैं कि जो F/Fm है इसको हम लिख सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात वायु की विद्युतशीलता, और इसी का अनुपात परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन r के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बराबर परावैद्युतांक कहलाता है। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा और ये याद भी होने चाहिए। क्लियर। देखिए आगे इसमें अब हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक। देखिए अब आगे हम लोग पहुंच गए हैं विद्युत क्षेत्र। तो आप देख लेंगे, विद्युत क्षेत्र पूछा नहीं जाता लेकिन आप थोड़ा सा देख लेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है पहले। ठीक। विद्युत क्षेत्र क्या, वैसे कोई ये आवेश है, अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित एरिया होगी जिसमें अब कोई आवेश अगर आने को प्रयास करे, अगर ये समान आवेश आएगा, मान लो प्लस क्यू आने की कोशिश करेगा तो इनके बीच कौन सा बल प्रतिकर्षण का होगा। अगर कोई विपरीत आवेश आएगा तो आकर्षण होगा। यानी ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का एरिया फिक्स है जिसमें अगर कोई आवेश अन्य आने की कोशिश करेगा तो या तो वो आवेश उस आवेश को ये अपनी ओर खींचेगा या उसको दूर भगाएगा। तो इसकी जहाँ तक ये रेंज है उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बात क्लियर। आप एग्जाम्पल से समझिए, छोटा सा देखेंगे कि जब पड़ोस में और आपके यहाँ कोई बच्चे हो छोटे, जब दूसरा बच्चा पहले बच्चे के घर पे खेलने आता है तो वो कुछ समय तक तो दोनों खेलते हैं और आपस में जब कभी लड़ाई कर लेते हैं तो जिसके घर पे दूसरा बच्चा आया होता है उसको उस घर वाला व्यक्ति मार देता है बच्चा, तो वो रोते हुए भागेगा। जब वो जानेगा कि अब इनका हम एरिया पार करके अपने एरिया में पहुंच चुके हैं तो बढ़िया से गाली देता है स्वाब और भाग जाता है, आयो हमरे यहाँ तब तो है देख ले भाई, आयो हमरे यहाँ तब देख ले। मतलब ये आवेश था, तो इसके चारों ओर का एक एरिया है जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की, उसके दूर ये काम नहीं करेगा। क्लियर। तो कोई आवेश इसके चारों ओर का निश्चित क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आएगा तो या तो वो खींचा जाएगा यानी आकर्षित किया जाएगा, या तो भगाया जाएगा यानी प्रतिकर्षित किया जाएगा। तो इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। अब आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। अब मान लेते हैं कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक निष्कोण वक्र खींचे। क्या खींचे, एक काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश यानी परीक्षण धनावेश चल सकता है। तो इस रेखा को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। बात क्लियर। ये था विद्युत क्षेत्र, क्या था जी ये, तो ये हमारा था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ये एक काल्पनिक रेखा निष्कोण वक्र जिस पर कोई भी स्वतंत्र धनावेश चल सकता है। इस रेखा को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसमें कई गुण आते हैं लेकिन एक गुण है जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए कब पूछा गया, 2023 में सेट नंबर 3 यानी जिसका विषय पेपर कोड क्या था, जीसी था। आप मैच करा सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं है तो। इसमें क्या है, तो पहला इसके अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोला जाता है और बल भी बोला जाता है। रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात करते हैं तो पहला गुण इसमें आता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये धनावेश से चलना शुरू करती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं।
पहला क्या, धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ एक बिंदु से चला दूसरे पे जाके समाप्त हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये किस वक्र का निर्माण करती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, निर्माण करती हैं। आपसे पूछा जाएगा आगे कि वैद्युत बल या क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर बताइए। ये आपको मिलेगा 7वें और 9वें चैप्टर में, 8वें में, तो वहाँ देखेंगे ये खुले वक्र का निर्माण करेंगे। क्लियर। यहीं से हमें एक चीज़ पता चलेगा कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो याद रखेंगे, अगर प्लस आवेश है तो इससे दूर होगा, इसको इसे लिखा जाएगा, और अगर कहीं पर माइनस क्यू आवेश होगा तो उसकी क्या होगा, और होगा। आप देखेंगे कई बार सवाल गॉस के प्रमेय वाले चैप्टर में तो कई बार E1 का मान इधर E2 इधर, क्यों होता है, अगर प्लस आवेश है तो उससे दूर, माइनस आवेश है तो उसकी ओर। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, दूसरा इसमें कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी खींच दीजिए, कोई भी बल रेखा है, इस पर आप क्या खींच दें, कोई एक स्पर्श रेखा। अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। दोनों के लिए। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं, तीसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तीसरा जो इसका गुण आता है, कौन सा, जो तीसरा इसका गुण आता है वो तीसरा गुण इसका कौन सा है, देखिए। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं एक गांव में, मान लेते हैं इनका नाम राम है, इधर इनका नाम मान लेते हैं श्याम है, और इसी में कहीं कोई रोहन नाम का व्यक्ति रह रहा है गांव में। अच्छा, इन दोनों के घर का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के घर का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, मतलब लंबा गाँव है, या आप मौजा समझ लीजिए, जिसे आप कहते हैं, ठीक, ग्राम सभा। अब अगर इनके बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे 5 किलोमीटर। अब एक दिन क्या हो, अच्छा इन दोनों की इससे दुश्मनी चल रही हो थोड़ी सी इससे, अब इन दोनों के घर में चोरी हो जाए सेम डे, जब इनके यहाँ चोरी हो और ये दोनों चले जाएं थाने पर रिपोर्ट लिखाने, और जब वहाँ पहुँचे तो ये दोनों बताएं कि साहब हमारे घर में जो रात चोरी हुई है, साहब पूछेंगे कितने बजे, तो ये बताएं ठीक रात के 12 बजे। दोनों बताएं रात को जो चोरी हुई वो ठीक रात के 12 बजे। जब ठीक रात के 12 बजे जब इनसे पूछा गया, पुलिस वालों को जानते हैं, आप तुरंत उसे बताइए सब किस पे जा रहा है, कोई तो होगा आपका दुश्मन। तो ये तुरंत बताएंगे कि ये रोहन व्यक्ति का नाम है, यही हमारे घर में चोरी किया, और ये भी बताएं यही घर में चोरी किया। अब पुलिस वाले पूछेंगे डिस्टेंस कितने दोनों की, तो 5 किलोमीटर। तो क्या आप बताइए एक ही व्यक्ति एक ही टाइम 5 किलोमीटर की दूरियों पर, यानी अंतराल पर, एक यही व्यक्ति दो घरों में एक टाइम पे चोरी कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से, यानी एक ही व्यक्ति दो जगहों पर एक ही टाइम में चोरी नहीं कर सकता है, ये असंभव कार्य है। ठीक उसी प्रकार अगर दो बल रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, क्या होगा, दो बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काट देंगी, तो अभी हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। अगर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु पर, और एक बिंदु पर जब हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, 2 दिशाएं। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए पूछा जाएगा कभी भी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती? जब 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके कटान बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं बताएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती या प्रतिच्छेद करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि क्या है, असंभव है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। बात क्लियर है? 2 रेखाएं कभी भी नहीं काटेंगी, क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि क्या है, असंभव है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब अगला आप देखेंगे तो आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि हम बाहुबली हैं
और पता चले कि आपके घर में कोई व्यक्ति आए और वो चोरी करके और आपको ही मार पीट के चला जाए। अगर आप ऐसा हो जाए, या आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर वो हमें मिलेंगे तो हम उनको ऐसा कुछ बोलेंगे, ये है वो है, मार देंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं चल सकता। उसी तो कैसे माना जाएगा? अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम जाएंगे उनके मुंह पे ये बात बोल देंगे, लेकिन जब मुंह पे जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ आप क्या देखेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र है तो ये विद्युत क्षेत्र है, अब ये प्रबल है या दुर्बल। अब अगर ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश ले आओ। क्या ले आओ? कोई परीक्षण आवेश। अब अगर परीक्षण आवेश जो आया है, इस परीक्षण आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जाए, क्या हो? विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो भी बल लगाया जाएगा इस आवेश पर, वह जो लगने वाला जो ये बल है विद्युत क्षेत्र के कारण, इस बल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश रख रहे हैं तो इस आवेश पर जो बल लगे, चाहे इसको अंदर की ओर खींचा जाए, विपरीत प्रकृति का अगर है, समान प्रकृति की होगा तो प्रतिकर्षित किया जाएगा, बाहर की ओर फेंका जाएगा। यानी कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश आएगा तो इस पर एक बल लगेगा। अब इस पर जितना बल लगेगा वह बल ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? तो हम ई से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा? ई से। क्या है? विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये तो पता है। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर कोई आवेश है, इस आवेश पर ये बल या तो आकर्षित करने के लिए बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षित करने के लिए। अब जो भी बल लगाएगा वह बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर? किससे लिखा जाता है? इसे ई से लिखा जाता है। यदि आवेश Q0 पर, यहाँ होना चाहिए, Q0 पर लगने वाला बल अगर F है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F/Q0। क्लियर? अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता की या विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो विद्युत क्षेत्र हमारी कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। दिशा बताई दी, प्लस Q अगर होगा तो इससे दूर, और अगर माइनस Q होगा तो इसकी ओर। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए मात्रक की बात आती है कि मात्रक क्या है। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया कौन सी राशि, तो आप पहले विद्युत क्षेत्र का मात्रक देख लीजिए क्या होता है। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया 2024 के सितंबर 4 में, और ये कई बार भी आपको पूछा गया। विद्युत क्षेत्र के 3-4 मात्रक आप डेराइव्ड कर सकते हैं, वैसे आपको बेसिक एक होता है और उसी से हम डेराइव्ड जब कर लेते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है, या अलग अलग चेंज करके पूछा जाता है। तो आप जितने भी तीव्रता का मात्रक है वो हम आप इकट्ठे देख लेंगे। और आप ये ध्यान देंगे कि बिमा और मात्रक आप रटने की कोशिश ना कीजिए, आप फार्मूला तैयार कीजिए और फार्मूले की सहायता से उसको निकालने का प्रयास कीजिए। आप हमारे साथ सीखिए थोड़ा सा, 2-4 दिन, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी कि हम निकालेंगे कैसे, फिर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ क्या है, अगर हम पूछ लेते हैं, मान लो एक ऑप्शन दिया, अभी हम लोग यही पढ़े विद्युत क्षेत्र, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही टारगेट करेंगे। अभी तो हम लोग विभवांतर फ्लक्स के बारे में कुछ भी नहीं देखे, तो हम इसी को देखेंगे पहले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो फार्मूला हम लोगों को पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला पता है, क्या होता है? E बराबर F/Q0, या Q भी बोल सकते हैं। अब मात्रक लिखिए, जो E का मात्रक होगा यानी जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वो किसके बराबर? बल के मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप बताइए, बल यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक तो हम लोगों को मिल गया, और वो कौन सा मिल गया? न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा मिल गया? न्यूटन प्रति कूलाम। तो एक तो आप ये याद रखेंगे कौन सा होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। एक आप ये याद रखेंगे कि इसका मात्रक। ठीक, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पूछा था न्यूटन प्रति कूलाम किसका है, तब तो हमें पता चल गया किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन ये कई बार पूछा जाएगा, तुम लोग यही देख ले रहे हैं कितना इसके मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं। अब आप बताएं, किसी भी संख्या में, किसी भी भौतिक राशि में सेम नंबर से गुणा भाग कराते हैं तो क्या कोई प्रभाव पड़ता है? तो जी नहीं पड़ता। अब इसमें हम क्या करेंगे? मीटर से गुणा और मीटर से भाग कर देंगे। क्या कर सकते हैं? मीटर से गुणा और मीटर से क्या कर देंगे? भाग।
अच्छा, जब मीटर से गुणा और मीटर से भाग करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, नीचे क्या बन जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। अब अगर न्यूटन इंटू मीटर की बात करें तो आप याद कीजिए फर्स्ट ईयर और 9th, जिसमें आप कुछ पढ़ते नहीं है, केवल मौज काटते हैं। अगर घर से बहुत प्रेशर है तो 2-4 महीने कोचिंग पढ़ लेते हैं या स्कूल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। तो जब हम रेस्ट ईयर कर लेते हैं तो सजा आगे मिलती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे अब आप याद करेंगे कि न्यूटन इंटू मीटर किसका होता है, तो आप एक राशि पढ़े होते हैं कार्य, और कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन क्या होता है, मीटर। और अगर कोई पूछता है तो ये सही मात्रक आप तुरंत बताते हैं, कार्य का मात्रक जूल। क्या बताते हैं, कार्य का मात्रक जूल। तो आप ध्यान देंगे कि जो जूल है वो किसके बराबर आता है, न्यूटन इंटू मीटर। यानी कहीं अगर न्यूटन इंटू मीटर लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर लिखा न्यूटन इंटू मीटर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल। और प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। लो जी, आपको दूसरा मात्रक भी मिल गया इसका, तीव्रता का। कौन सा, आप याद रखेंगे, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, आप हाई स्कूल को थोड़ा सा याद करें, आगे तुम लोग पढ़ेंगे ही कि अगर विभवांतर की बात करें, किसकी बात करें, विभव या विभवांतर की बात करें, तो आप बताएंगे कि विभव विभवांतर आप बढ़िया से रटते हैं। तो विभव या विभवांतर की ही बात करें तो विभवांतर अगर बात करें तो डेल्टा वी बराबर क्या होता है, सॉरी डेल्टा वी बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं W/Q0 या Q। अब W है कार्य, और कार्य का मात्रक अभी हम लोग देख लिए कि क्या हो जाएगा, जूल। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। और आप बढ़िया से रटते हैं कि जूल प्रति कूलाम यानी विभवांतर का मात्रक होता क्या है, तो आप तुरंत बताते हैं वोल्ट। अब ये वोल्ट किससे मिलकर बना है, तो जूल प्रति कूलाम से। यानी कहीं पर जूल प्रति कूलाम लिखा है तो उसकी जगह हम वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ जूल प्रति कूलाम लिखा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। और नीचे क्या बन जाएगा, मीटर। तो अब याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगला मात्रक कौन सा, तो वोल्ट प्रति मीटर। अब याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने मात्रक, पहला न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा जूल प्रति कूलाम मीटर, तीसरा वोल्ट प्रति मीटर। रटना नहीं है, अगर याद है तो ठीक, नहीं तुरंत आप यहाँ से आप निकाल लेंगे। बात क्लियर है। तो ये क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम किसका हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे में पूछ जाता है कौन सा नहीं है, तो इन 3 के अलावा जो भी चौथा होगा वो नहीं होगा। क्लियर। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, लो अभी हम लोग पढ़े थे और वही क्वेश्चन सेम आ रहा है। कौन सा है ये देखिए, 2024 के सेट नंबर किसमें आया है, 4 में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि है, यानी किसी भौतिक राशि के मात्रक, यानी कोई भौतिक राशि है, अब हमें नहीं पता वो भौतिक राशि कौन सी है, पूछ रहा है कि उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और उसी भौतिक राशि का मात्रक जूल न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम। यानी कौन सी एक राशि है, विभवांतर है, फ्लक्स है, तीव्रता है, कि एक ही राशि के ये दोनों मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम भी, वोल्ट प्रति मीटर भी। तो हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आप टिक कर लेंगे कौन सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मात्रक निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब आप यहाँ बीमा देख लीजिए, थोड़ा सा न्यूटन प्रति कूलाम से ही निकालना सीख लीजिए बीमा, वहाँ छूट गया तो यहाँ देख लीजिए, पूछा जा सकता है। न्यूटन तो आप लोगों को पता ही है कि जो ई का बीमा अगर लिखेंगे तो किसके बीमा होगा, यानी ऊपर लिखा न्यूटन और नीचे क्या लिखा, कूलाम यानी आवेश, यानी समझ लो कि न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर न्यूटन की बात करें तो सबको याद होता है न्यूटन का बीमा क्या होता है, तो सबको याद होता है mL/-2। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया जाएगा, किसके लिए, बीमा के लिए। क्लियर। अगला कूलाम का अगर नहीं पता है तो कूलाम किसके बराबर लिखते हो, तो मुझे पता आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी Q = I/T। अगर हम I की बात करें तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T की बात करें तो T का मात्रक होता है सेकेंड, और इसी एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम। यानी अगर कहीं कूलाम लिखा है तो इसकी जगह ये किसके बराबर आया है, एम्पियर इंटू सेकंड के स्थान पर क्या आया, आपको कूलाम आया है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर ये इसके स्थान पर आया है तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका बीमा देखेंगे तो एम्पियर का क्या होता है A और सेकंड का क्या होता है T। क्लियर। तो यहाँ हम चले आएंगे तो यहाँ आवेश यानी कूलाम जो लिखा है इसका क्या हो जाएगा AT,
अब जब ये ऊपर जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mlt पावर -2 था, एक ऊपर जाएगा तो -3 और a का पावर माइनस क्या हो जाएगा 1, तो इसका मात्रा यानी बीमा क्या आ जाएगा mlt पावर -3 a पावर -1। क्लियर है? आगे देखिए, अब आप देखेंगे हमें पढ़ना है, ठीक, अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अभी हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अगर आपसे बात किया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, देखिए सवाल कैसे लगाएंगे हम आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए और सवाल लगाने की कोशिश कीजिए कैसे पहचानते हैं। जैसे अब हम लोगों को एक फार्मूला पढ़ लिए, कौन सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब अगर इसके बात करें तो फार्मूला E बराबर F अपान क्या होता है, Q बोले या Q0 बोले। जहां अगर बात करें तो E का क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, या हम लोग देख चुके क्या होता है, जूल प्रति कूलम मीटर, या क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर। अगला Q की, F की बात करें तो F क्या है, लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश की बात करें तो Q0 या Q बोले तो Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक सदैव किसमें होना चाहिए, कूलाम में। अगर आपको कहीं मिलता है क्या माइक्रो, तो माइक्रो को हटाने के लिए किससे गुणा, 10 के घात -6 से गुणा कर देंगे, कूलाम में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हमें E का मान, F का मान, Q तीनों में 2 का मान दिया जाएगा तो तीसरे का पूछा जाएगा। कई बार कंफ्यूजन क्या होगी कि जो हमारा आवेश दिया होता है, ये आवेश को आवेश का मान ना दे करके नाम दे देंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो Q का मान नहीं दिया जाएगा, फिर आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का मान क्या रखना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश। प्रोटॉन नाम दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाए, प्रोटॉन, क्या कह दिया जाए, अगर प्रोटॉन कह दिया जाएगा तो भी हमें मान नहीं दिया जाएगा। अल्फा कण कह दे, क्या कह दे, अल्फा कण कह दे तो भी हमें आवेश का मान नहीं दिया जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि आवेश का मान होता क्या है और याद हो रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब बोला दिया जाएगा तो क्या रख देंगे, 1.6 × 10 के घात -19 कूलम। प्रोटॉन देगा तो भी यही रख देंगे। अल्फा दे देगा तो ये 2 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 3.2 × 10 के घात इतना -19 कूलम रखेंगे। बात याद रखना। अब मान कैसे पहचानेंगे किसका दिया है किसका नहीं दिया है, तो आप पढ़िए। अगर राशियों के नाम से कह दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बोल दिया तब तो आप जान गए। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना भी बोले तो आप क्या करेंगे, जो गणितीय मान लिखा है उसके बगल में जो उसका मात्रक लिखा गया है उस मात्रक से आप पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मात्रक सबका क्या होता है, अलग अलग और यूनिक होता है। क्लियर? दूसरी राशि का मात्रक से मैच नहीं करेगा जल्दी। तो यहाँ कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, ई का। इसका मतलब हमें जो यहाँ मान दिया गया, किसका मान दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का, और कितना दिया गया, 15 × 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए हमें बोल गया कौन सा कण, अल्फा कण। जब हमें अल्फा कण बोलेगा तो आवेश का मान नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो हम लिख लेंगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। जब अल्फा कण पर आवेश की बात कर लेंगे तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, तो हम लोगों को याद रखना है Q0 की जगह पे क्या रखना है, 3.2 × 10 के घात -19 कूलम। अब पूछा है लगने वाले किसकी, ये बल है भाई, बाल नहीं है, क्या होगा, ये बल होगा, टाइपिंग एरर है। तो हमें क्या निकालना है, लगने वाले बल की गणना। अब बताओ, जैसे बल कहेगा तो F निकालना। अब आप बताओ, जब E का मान पता, Q0 का मान पता, E का मान पता, Q0 का मान पता, F का मान निकालना है। फार्मूला कौन सा, तीनों जिसमें आ रहे हो, तो E बराबर F अपान Q0। तो हम लोग का फार्मूला कौन सा लगा देंगे, E बराबर F अपान Q0। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो। ऐसे हमें मान के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आती होंगी कि अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं। क्लियर? तो हम फार्मूला क्या लगा लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या लगने वाला क्या पूछा, बल। अच्छा, बल निकालना तो तिरछा गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, F बराबर E इंटू क्या हो जाएगा, Q। तो हम सीधा लिख लेंगे लगने वाला बल किस पर, अल्फा कण पर।
अल्फा अल्फा कण पर लगने वाला बल, तो फार्मूला F बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू क्यू नॉट। अब देखिए E का मान आपको दिया है कितना, 15 गुणे 10 के घात 4, Q का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, कैरी आएगा 9, 15 कन्नम 15, 15 और 9 कितना हो जाता है, तो 24 हो जाता है। क्लियर। देखिए 15 छक्का 90, कैरी 9, 15 कन्नम 15, 15 9 24, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव, और गुणे 10 के घात, यहाँ +4 यहाँ -19, तो माइनस में प्लस घट जाएगा, ये कम है तो कितना हो जाएगा, 19 में 4 घटाओ तो 10 के घात -15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और सदैव जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसके बगल में मात्रक जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या आ जाएगा, 24.0 गुणे 10 के घात -15 न्यूटन। तो क्या अब तीव्रता अगर पूछा जाएगा इस तरीके का सवाल तो कर लेंगे। कैसे पहचानेंगे ये बात आपको क्लियर है। 2-3 बार आप नहीं समझ में आता है, एक बार में, दूसरी बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, कितनी बार नहीं समझ में आएगा। क्लियर। अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें ये बात समझ में नहीं है, आपको दोबारा बताया जाएगा। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन ये है, अच्छा अभी इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराया जाएगा।